मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर आप सभी का भव्य स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं उत्साह कविता पढ़ाने जा रहा हूँ और इस कविता के कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहे हैं और इनकी रचनाओं में एक साथ प्रगतिवाद, छायावाद और प्रयोगवाद तीनों अपना अलग अलग आकार धारण किया। और इनकी कविताओं में हम एक विद्रोह, एक क्रांति, एक परिवर्तन की बात जो पाते हैं वह हम अन्यत्र कहीं नहीं पाते हैं। अब मैं इनकी एक छोटी सी जीवनी प्रस्तुत कर रहा हूं कि इनका जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। अगर आप रामविलास शर्मा की पुस्तक निराला की साहित्यिक साधना पढ़ेंगे तो उन्होंने उसमें वर्णन किया है कि इनके पिता पंडित राम साहब तिवारी एक साधारण किसान थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और जिस दिन ये खेत में काम कर रहे थे, अचानक उनके मन में यह बात आई कि नौकरी की तलाश में आगे बढ़ा जाए। और वहां पर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि उन्होंने खुरपी को जमीन में वहीं गाड़ दिया और उसके बाद आगे बढ़ गए कि अगर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं लौट आऊंगा और इसी खेत में मैं अपनी कृषक कार्य को प्रारंभ करूंगा, खेती करूंगा। अगर नौकरी मिल गई तो मैं वहीं पर रहूंगा। और इसी नौकरी के संदर्भ में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में यह पहुंचे और वहां पर एक कर्मचारी के पद को प्राप्त किया और वहीं पर निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ। निराला बचपन से ही एक काव्य दृष्टि से भरपूर व्यक्तित्व के कवि थे। इनके बारे में अनेक प्रकार की बातें कही जाती है। बातें तो यहाँ तक कही जाती है कि जब मैट्रिक परीक्षा में गए परीक्षा देने के लिए तो उस समय इन्होंने बिहारी की कविता लिख करके परीक्षा भवन से बाहर हो गए और तब तक इनकी शादी हो चुकी थी मनोहरा देवी नामक एक युवती से। और परीक्षा में असफल होने के कारण यह पुनः ससुराल चले गए। बहुत तरह की बातों का वर्णन रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्यिक साधना में या निराला की साहित्य साधना में इसका वर्णन किया है। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें आई है, सरोज स्मृति में जीवन की यही कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। जीवन की यही व्यथा रही, जो कहूं आज जो नहीं कही। इनकी प्रसिद्ध रचना है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। और इसके अलावा इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और निराला की प्रथम जो रचनाएं प्रकाशित हुई समन्वय नामक पत्रिका में, जो राम कृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित होता था। और उसके बाद उन्होंने मतवाला में इनकी कविताएं प्रकाशित होने लगी। उसके बाद सरस्वती में अनेक प्रकार से इन्होंने साहित्यिक यात्राएं प्रारंभ की। और इनकी कविताएं जनमानस के बीच एक विशेष स्थान रखा। तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद की पथ पर, जो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ है एक चल रहा लकुटियां टेक। ये सारी रचनाएं बहुत अधिक ख्याति लब्ध हुई। इस प्रकार से हम पाते हैं कि निराला एक ऐसे कवि थे जो वास्तव में अपने निराला नाम को पूर्णपेण सार्थक करने में सक्षम हो सके, सफल हो सके। और बादल इनका एक प्रिय अवलंब रहा है, एक प्रिय विषय वस्तु रहा है, जिस पर उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं व्यक्त की। इन्होंने जागो फिर एक बार कविता में इसका वर्णन किया है ना। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। शेर के मांद में आया है आसियार, जागो फिर एक बार। इस कविता की रचना इन्होंने परतंत्र भारत में की और परतंत्र भारत में इन्होंने इस कविता के माध्यम से भारतीय जनमानस को ललकारा है कि शेर के मांद में आज आया है आसियार, जागो फिर एक बार। इस प्रकार से इनकी रचनाएं बहुत अधिक ख्याति प्राप्त की। महाप्राण निराला का जीवन वास्तव में एक संघर्षमय जीवन था।
एक साथ पत्नी की मृत्यु हो जाना, पुत्र की मृत्यु हो जाना, अनेक प्रकार का संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष को इन्होंने अपने जीवन के आदि से लेकर अंत तक झेलते रहे, जिसका वर्णन सरोज स्मृति में है। और फिर भी निराला के अंदर एक ऐसा अदम्य व्यक्तित्व निवास करता था कि जीवन से उन्होंने कभी हार नहीं माना। और इनकी रचनाएं अपने आप में आज भी अनोखी है। वह एक उस वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते थे जो शोषित, दलित और पीड़ित वर्ग था। उसके लिए वह जो कविताओं से जो उनको पारिश्रमिक मिलता था, उसको लेकर के वह गरीबों के बीच बांट दिया करते थे। इस प्रकार से इनमें एक महान व्यक्तित्व का आविर्भाव हुआ। ये अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो कबीर के बाद भारतवर्ष में कोई क्रांतिदर्शी कवि हुआ तो वह थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और हम इस बात को पाते हैं कि प्रस्तुत जो रचना है, मेरा मुख्य विचार बिंदु है, प्रस्तुत रचना जो है दसम वर्ग के क्षितिज पुस्तक में, वह है उत्साह। जिस कविता में इन्होंने जनमानस के बीच उस आक्रोश को व्यक्त किया है बादल के माध्यम से, जो एक नया परिवर्तन, जो एक नया विकास, जो एक नई धारणाएं, जो एक नई वस्तु स्थिति को ऊपर उठाने का सशक्त प्रयास किया है। जहां पर कवि यह कहता है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। बादल गरजो यानी कवि उस व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है जिस व्यवस्था में सभी व्यक्ति को एक नूतन जीवन जीने का अधिकार मिले। जीर्ण शीर्ण व्यवस्था जो हो चुकी है, वह जीर्ण शीर्ण व्यवस्था पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए, जिसका वर्णन उन्होंने उत्साह नामक कविता में की है। उत्साह एक ऐसी कविता है जो बादल के गर्जन और तर्जन पर आधारित है, जहां कवि इस बात का स्पष्ट रूप से कहता है, घेर 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 घोर गगन धराधर ओ बादल, तुम आकाश को चारों तरफ से घेर लो। यानी एक ऐसी क्रांति जिस क्रांति में जीर्ण शीर्ण व्यवस्था पूर्ण रूपेण ध्वस्त हो जाए, जीर्ण शीर्ण व्यवस्था का जरून्मूलन हो जाए। इसलिए कभी कहता है बादल गरजो, यानी उस व्यवस्था पर गरजो जिस व्यवस्था में असमानता है, जिस व्यवस्था में शोषण है, जिस व्यवस्था में उत्पीड़न है, जिस व्यवस्था में एक भिक्षुक कर रहा है, जिस पर निराला ने कविता लिखी, जो टूक कलेजे को करता पछताता पक्षपात। जिस व्यवस्था में मानवता बार बार कराह रही है, ओ बादल तुम गरजो और मानवता की कराह को, उसके क्रंदन को एक नूतन दृष्टि दो, जहां मनुष्य बनकर जी सके, जहां मनुष्य को अधिकार मिल सके। ए बादल, तुम्हारे गर्दन तर्जन के अभाव में यह सारा जनमानस में एक असमानता, शोषण, उत्पीड़न पूर्ण रूपेण छाया है। सिर्फ कभी बार बार कहता है बादल गरजो, कभी यह नहीं कहता है बादल बरसो। बरसना और गरजना दोनों दो चीज है। जब बरसने की बात आती है तो रिमझिम बारिश में एक सौंदर्य बोध होता है, लेकिन जब गरजने की बात आती है तो उसमें क्रांति का आह्वान होता है। यही इस कविता की विशेषता है। कहीं कभी यह नहीं कर रहा है बादल तुम बरसो, कभी आद्यांत कर रहा बादल गरजो, और घेर घेर यानी उस व्यवस्था को तुम चारों तरफ से घेर लो, जो व्यवस्था मानवता के ललाट पर एक कलंकित व्यवस्था को स्थापित कर चुका है। उस व्यवस्था को तुम आद्यांत समाप्त कर दो। इसलिए कभी कहता है ओ बादल तुम गरजो घेर घेर धराधर ओ, यानी बादल तुम घेर घेर करके सारी व्यवस्था में इस प्रकार से एक आक्रोश, एक क्रांति, एक आह्वान का स्वर गुंजायमान कर दो, जहां पर शोषण उत्पीड़न पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए। और कभी कहता है ललित ललित काले घुंघराले। अब देखिए इस कविता में हम पाते हैं
कि एक तरफ कवि कहता है बादल गरजो, और तुरंत कवि बादल के उस सौंदर्य में रूप का चित्रण करता है जो एक बालक के बाल के समान घुंघराला आकाश में दृष्टिगत हो रहा है, जो एक बालक के उस सौंदर्य बोध का याद करा रहा है, जिस बालक का घुंघराला बाल है, जो अपने बालपन से संपूर्ण वसुधा पर एक नए या नूतन सौंदर्य को, वात्सल रूप को बिखेर देता है। इसलिए कभी कहता है कि ललित ललित काले घुंघराले, ये बादल, पहले कभी कहता देख हम इस कविता में क्या पाते हैं कि एक तरफ बादल को गरजने की बात करता है और तुरंत कवि को एक सौंदर्य बोध का एहसास होता है। एक तरफ प्रगतिवाद शोषण उत्पीड़न की बात कवि कहता है, एक तरफ छायावादी चमक, छायावाद का जो एक एहसास कवि करा देता है, एक सौंदर्य बोध का कवि करा देता है, जो कहता है ललित ललित काले घुंघराले। और फिर कविता है बाल कल्पना कैसे पाले, यानी बालक की कल्पना के रूप में आकाश में आच्छादित है। बाल कल्पना को पूर्ण रूपेण पाले हुए है। बालक की अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती है और वह कल्पनाएं एक भिन्न भिन्न आकार तुरंत तुरंत लेती रहती है। आकाश में बादल का भी रूप अनेक ढंग से अपने आकार को परिवर्तित करते रहता है। इस कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, एक तरफ क्रांति का आह्वान है तो एक तरफ सौंदर्य बोध भी है। आज यहां तक की बात रही। मैं अगले खंड में इस कविता की विशेष व्याख्या करूंगा। मैं चाहूंगा कि इस चैनल पर अगर आप मौजूद हैं तो इस बात को शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपसे एक उम्मीद की जाती है कि हमारी साहित्यिक धारणाएं विचार को व्यक्त करने में, साहित्यिक अनुभूतियों को व्यक्त करने में कहां तक सफल हो रही है, यह आलोचना समालोचना का अधिकार दर्शक और पाठक श्रोता वर्ग को है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब करें।